Hello everyone, so in today's video we are going to revise indemnity and guarantee. So already मेरे चैनल के ऊपर इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इसकी एक बार रिवीजन वीडियो आ भी चुकी है, लेकिन अब मैं जो रिवीजन करवाने जा रही हूँ वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही टॉपिक है सारा। स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सबसे पहली बात तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 124 में मिलेगा और गारंटी का आपको 126 के अंदर मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है इन विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी। एक पार्टी दूसरी पार्टी को सेव करने का वादा करती है। मान लो ए ने बी को सेव करने का वादा किया फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर। फिर चाहे बी को ए की वजह से, ए के किसी कंडक्ट की वजह से लॉस हो, या फिर कंडक्ट ऑफ अनदर पर्सन, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से बी को कोई लॉस हो, मतलब किसी भी टाइप का जब बी को लॉस होगा, चाहे वो ए की वजह से हो या फिर कोई थर्ड पर्सन की वजह से हो, उस सब को कंपनसेट करवाएगा हमारा प्रोमिसर। जैसे कि हमारे एग्जांपल में ए। सिंपल मीनिंग ये है, इंडेमनिटी मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। इंडेमनिटी का मतलब है लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन। वन पर्सन प्रोमिसेस इफ़ यू सफ़र एनी लॉस आई विल कंपनसेट यू। द पर्सन गिविंग प्रोटेक्शन इज कॉल्ड इंडेमनीफायर। सो जो प्रॉमिस करता है यानी प्रोमिसर को यहाँ पे इंडेमनीफायर बोला जाता है। और जिस इंसान को प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसके लॉस को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे इंडेमनिटी होल्डर बोला जाता है, या फिर इंडेमनीफाइड बोला जाता है। पार्टीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में होती है वो दो पार्टीज़ होती हैं। इंडेमनीफायर वो पर्सन है वो प्रोमिसेस टू कॉम्पनसेट लॉस। इंडेमनिटी होल्डर द पर्सन हुज लॉस इज कम्पनसेटेड, जिसका लॉस कम्पनसेट करवाया जाएगा। इंडेमनिटी का अगर एग्जाम्पल देखें तो ए ने बी को बोला यू सेल दिस गुड्स टू सी, तुम ना ये गुड्स सी को सेल कर दो। ए ने बी को बोला कि बी ये गुड्स को सी को बेच दे। इफ़ सी डजंट पे और एनी लॉस हैपन, अगर गुड्स बेचने पे सी उसको पैसे नहीं देगा तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तुम ये गुड्स सी को बेच दो। यहाँ पर ए जो है वो इंडेमनीफायर है, बी इंडेमनिटी होल्डर है। बी के लॉस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि बी के गुड्स बिक रहे हैं और उसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो ए उसके लॉस को कंपनसेट कर देगा जो सी के कंडक्ट से हुआ है उसे। एग्जाम्पल है हमारे पास इंश्योरेंस की। फायर इंश्योरेंस इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इंडेमनिटी। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है फायर इंश्योरेंस इंडेमनिटी की। इसमें ना इफ़ अ शॉप कैचेस फायर, एक अगर दुकान को आग लग जाती है, द इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट्स द ओनर फॉर द लॉस। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मालिक यानी दुकान के मालिक का जो लॉस हुआ होता है उसे कंपनसेट करती है। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है इंडेमनीफायर, शॉप का मालिक है इंडेमनिटी होल्डर। अब क्या फीचर्स है, क्या करैक्टरिस्टिक्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के। सबसे पहले यहाँ पे दो पार्टीज़ होती हैं। कॉम्पनसेट करवाने का, लॉस को कॉम्पनसेट करवाने का प्रॉमिस होता है, और जो लॉस है वो किसी ह्यूमन के कंडक्ट से हुआ होना चाहिए। एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लॉयड भी हो सकता है। कंपनसेशन एक्चुअल लॉस ही होना चाहिए हमेशा, मीन्स ये नहीं कि आप ऐसे एस्टिमेट करके बता रहे हो, एक्चुअल लॉस होना चाहिए। और ये कंटेंजेंट नेचर क्या होता है, लॉस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए लायबिलिटी राइज हो भी सकती नहीं भी हो सकती। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल यहाँ पे पूरे होने चाहिए। सो इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हैज़ टू पार्टीज़, एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। सो दोनों पार्टीज़ को होना ज़रूरी है। इंश्योरेंस कंपनी इज पॉलिसी होल्डर, इंश्योरेंस कंपनी इज इंडेमनीफायर, पॉलिसी होल्डर इज इंडेमनिटी होल्डर। प्रॉमिस टू कंपनसेट लॉस, द मेन पर्पस इज कंपनसेशन फॉर लॉस। मेन पर्पस इंडेमनिटी का क्या है, लॉस के लिए कंपनसेशन करवाना। इसकी एग्जांपल है प्रॉमिस, ए प्रॉमिसेस बी दैट इफ़ बी सफ़र्स लॉस इन बिजनेस बिकॉज ऑफ सी। ए ने बी को बोला अगर तुझे सी की वजह से बिजनेस में कोई घाटा होगा तो मैं तुझे वो सारी अमाउंट पे करूँगा। तो यहाँ पे वादा है लॉस को कंपनसेट करने का। लॉस मस्ट बी कॉज्ड बाय ह्यूमन कंडक्ट। जो घाटा है ना वो ह्यूमन के कंडक्ट से ही होना चाहिए, लाइक ड्यू टू कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर यानी इंडेमनीफायर की वजह से, या फिर किसी थर्ड अनदर पर्सन की वजह से, उसके कंडक्ट से। ए आस्क्ड बी टू साइन डॉक्यूमेंट्स ऑन हिज बिहाफ। ए ने बी को बोला कि मेरे बिहाफ पे तुझे डॉक्यूमेंट साइन कर दे। एंड प्रोमिसेस कंपनसेशन इफ़ एनी लीगल प्रॉब्लम अकर्स। और अगर बी को कोई कल को लीगल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने पे, तो वो उसे कंपनसेट करवा देगा। सो इसी पॉइंट में हमने भी देखा कि ह्यूमन कंडक्ट से, मीन्स उसकी वजह से, एक तो उसने डॉक्यूमेंट साइन करा किसके कहने पे, ए के कहने पे, तो ह्यूमन कंडक्ट से ये लॉस राइज हो रहा है, यही इंडेमनिटी का पार्ट होता है। एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी मे बी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब है या तो रिटर्न या फिर स्पोकन क्लियरली। इम्प्लाइड का मतलब है क्रिएटेड बाय बिहेवियर और सर्कमस्टांसेस। जो चीज़ सर्कमस्टांसेस कुछ परिस्थिति से उत्पन्न नहीं है या फिर इंसान के बिहेवियर से, आपके कंडक्ट से,
वो ये चीज़ आ जाती है कि आपको उनका लॉस कंपनसेट करना पड़ेगा, वो इम्प्लाइड कंपनसेशन का पार्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कंपनसेशन ओनली फॉर एक्चुअल लॉस, इंडेमनिटी होल्डर कैन रिकवर ओनली रियल लॉस। जो इंडेमनिटी होल्डर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रियल लॉस को कंपनसेट करवा सकता है। नो एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज़ अलाउड। ये नहीं उसको प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो लॉस कंपनसेट करवाएगा, नहीं। अगर तो घाटा हुआ तभी वो कंपनसेट करवाएगा, प्रॉफिट ना होना एक लॉस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटिंजेंट नेचर। लाइबिलिटी अराइजेज ओनली व्हेन लॉस अकर्स। लाइबिलिटी सिर्फ तभी अराइज होती है जब लॉस अकर होता है। बिफोर लॉस इंडेमनीफायर इज़ नॉट लायबल। जब तक लॉस नहीं होता तब तक इंडेमनीफायर बिल्कुल भी लायबल नहीं है किसी भी लाइबिलिटी के लिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स रिक्वायर्ड। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स है ना, वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही है। ऑल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्जिस्ट, लाइक फ्री कंसेंट, competent parties, lawful object and consideration. Meaning of contract of guarantee. According to section 126 of Indian Contract Act 1872, a contract of guarantee is a contract to perform the promise, जो promise किया है उसको perform करवाना, या फिर और discharge the liability of third person. तीसरे इंसान की जो liability है, यानी जिसने लोन लिया था, जो डेटर है, अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है उस केस में लाइबिलिटी डिस्चार्ज करवाना, या तो आप खुद करवाओ या आप उससे करवाओ। सिंपल मीनिंग गारंटी का ये है, वन पर्सन सेज इफ़ दिस पर्सन फेल्स टू पे और परफॉर्म आई विल पे ऑन हिज बिहाफ। अगर ये इंसान पे करने से या फिर लाइबिलिटी परफॉर्म करने से फेल हो जाता है, मैं इसके बिहाफ पर पे करूँगा। तो इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। आप सीधा ये भी लिख सकते हो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच liability is discharged of the third person in case of his default. Parties in a contract of guarantee, there are three parties. Surety, the person giving guarantee, जो guarantee देता है वो surety होता है। Principal debtor, the person whose default is guaranteed, जिसका default guarantee किया जा रहा है, basically जिसने लोन लिया है। Creditor, the person who gives loan और credit, जो credit या फिर लोन देता है। गारंटी एग्जाम्पल है, ए टेक्स लोन फ्रॉम बैंक, बी सेज टू बैंक, बी बैंक को कहता है कि अगर ए पैसे नहीं देगा तो मैं आपको पैसे दूंगा। यहाँ पर ए जो है, जो पैसे ले रहा है, वो पैसे लेने वाला है, प्रिंसिपल डेटर है। बी श्योरिटी दे रहा है बैंक को और बैंक क्रेडिटर है, यानी वो पैसे दे रहा है ए को। सेकंड एग्जांपल है, ए बाइज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी। ए ने बी से उधार पे गुड्स लिए, यानी ए ने बी को पैसे देने हैं। सी गारंटी दे देता है ए के बिहाफ पे कि ए आपको पैसे दे देगा। अगर ए फेल हो जाता है तो सी को पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि उसने गारंटी दी थी। अब क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के। यहाँ पे तीन पार्टीज होती हैं। प्राइमरी लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है, मींस लाइबिलिटी तो होती ही होती है, चाहे वो श्योरिटी की हो या चाहे वो प्रिंसिपल डेटर की हो। और श्योरिटी की यहाँ पे लाइबिलिटी है सेकेंडरी, उसकी प्राइमरी नहीं है। लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है प्राइमरी लेवल पर श्योरिटी की लाइबिलिटी सेकेंडरी है। प्रॉमिस टू परफॉर्म और पे करने का प्रॉमिस होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ डेट और ड्यूटी, डेट की एग्जिस्टेंस रहती है। कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी, कंसिडरेशन कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। कैन बी ओरल और रिटर्न, ये ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। कंडीशनल लाइबिलिटी रहती है। अब इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। थ्री पार्टीज, अ गारंटी ऑलवेज इन्वॉल्व क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी। गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं, क्रेडिटर जो पैसे देता है, प्रिंसिपल डेटर द वन हु टेक्स लोन एंड हिज डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इज गारंटीड, श्योरिटी इज द वन who gives the guarantee of the principal debtor. Existence of primary liability, principal debtor is primary liable, जिसने पैसा लिए वो primarily liable होता है। श्योरिटी becomes liable only on default, श्योरिटी की liability सिर्फ तभी आती है जब वो कोई डिफ़ॉल्ट होता है, मीन श्योरिटी की liability सेकेंडरी है। श्योरिटीज liability is secondary, he pays only if debtor fails, वो डिफ़ॉल्ट करे तभी उसको पे करना पड़ेगा, वरना उसको कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लाइबिलिटी उसकी नहीं राइज होती, फर्स्ट डेटर की राइज होती है। प्रॉमिस टू परफॉर्म और पे, श्योरिटी अंडरटेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेट और ड्यूटी, जो श्योरिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ये जो आपकी लाइबिलिटी है इसकी परफॉर्मेंस मैं करवाऊँगा या फिर इसको पे करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। एग्जिस्टेंस ऑफ डेट और ड्यूटी, विदाउट डेट और ऑब्लिगेशन गारंटी कांट एग्जिस्ट। अगर आपके तीन पार्टीज़ के बीच में कोई डेट ही नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन, कोई देनदारी नहीं है, तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपके बीच में। गारंटी में ऑब्लिगेशन या फिर डेट का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी, एनीथिंग डन फॉर बेनिफिट्स ऑफ प्रिंसिपल डेटर इज़ सफिशेंट। कंसिडरेशन फॉर सिक्योरिटी, श्योरिटी, तो कुछ भी प्रिंसिपल डेटर का बेनिफिट है ना,
मान लो प्रिंसिपल डेटर को पैसे ही मिल रहे हैं, ये श्योरिटी के लिए सफिशेंट कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन कुछ अलग से श्योरिटी के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ भाई जैसे अनलाइक इंडेमनिटी तो में तो इंडेमनीफायर को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है किसी को प्रोटेक्ट करके, किसी के लॉस को प्रोटेक्ट करके, लेकिन यहाँ पर लाइबिलिटी पे आउट करने में यानी गारंटी में श्योरिटी की कुछ अलग से कंसिडरेशन नहीं होती, लेकिन उसकी कंसिडरेशन होती क्या है कि हमारे प्रिंसिपल डेटर को बेनिफिट मिल रहा है। एग्जांपल, बैंक गिव्स लोन्स टू डेटर इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। डेटर को बैंक लोन दे रहा है, यही श्योरिटी की कंसिडरेशन है। कैन बी ओरल और रिटर्न, जो गारंटी है वो ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। अनलाइक सम कंट्रीज, इंडियन लॉ डज नॉट रिक्वायर रिटर्न गारंटी कंपल्सरी। कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, गारंटी रिटर्न होनी ज़रूरी है, लेकिन हमारा इंडिया का जो लॉ है वो गारंटी को रिटर्न या फिर ओरल दोनों फॉर्म में वैलिड मानता है, यानी रिटर्न फॉर्म में करना कंपल्सरी नहीं है। कंडीशनल लाइबिलिटी, श्योरिटी बिकम्स लायबल ओनली आफ्टर डिफ़ॉल्ट। जो लाइबिलिटी है ना वो कंडीशनल है, मीन्स एक कंडीशन अगर होगी तभी लाइबिलिटी अराइज होगी। वो कंडीशन क्या है कि पेमेंट का डिफ़ॉल्ट ऑफ द डेटर। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, अब इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स देखेंगे। सेक्शन 124 में आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में मिलेगा। सेक्शन 125 में आपको राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। सेक्शन 126 में आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। सो सेक्शन 125 की बात करते हैं। जब इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर कोई केस फाइल कर देता है, ही कैन रिकवर सर्टेन अमाउंट्स फ्रॉम इंडेमनीफायर। तो वो कुछ चीज़ें इंडेमनीफायर से, यानी जिसने उसे प्रॉमिस करा था कि तुम्हारे लॉस को मैं कंपनसेट करूँगा, वो उससे अपनी कुछ चीज़ें रिकवर करवाते हैं, जैसे कि डैमेजेस रिकवर करवाते हैं, कॉस्ट जो बेयर करी होती है वो रिकवर करवाते हैं, जो प्राइस कॉम्प्रोमाइज़ में दिया होता है वो रिकवर करवाते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल में। राइट्स टू रिकवर डैमेजेस, इंडेमनिटी होल्डर कैन रिकवर ऑल डैमेजेस ही इज़ कंपेल्ड टू पे। इंडेमनिटी होल्डर वो सारे डैमेजेस जितनी भी उससे लॉसेज हुए हैं वो सारे वो मंगवा सकता है इंडेमनीफायर से, जो उसने पे करें या फिर जो थर्ड पर्सन ने उसे कंपेल करा पे करने को। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। ए ऑथराइजेज बी टू सेल गुड, ए ने बी को बोला तुम गुड्स बेचो। बी इज सूड बाय थर्ड पार्टी एंड पेज डैमेजेस, बी के ऊपर किसी ने केस कर दिया गुड्स बेचने पर और उसको कुछ डैमेजेस भी हो गए। अब बी ये चीज़ रिकवर करवा सकता है ए से। राइट्स टू रिकवर कॉस्ट, इंडेमनिटी होल्डर कैन रिकवर लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑनेस्टली। जो लीगल एक्सपेंसेस ऑनेस्टली बियर करे हैं इंडेमनिटी होल्डर ने, वो भी वो इंडेमनीफायर से रिकवर करवा सकता है। एग्जांपल दो, कोर्ट केस एक्सपेंसेस पेड बाय इंडेमनिटी होल्डर कैन बी रिकवर्ड। अब जैसे यही वाली एग्जांपल लो, अब इसके ऊपर बी के ऊपर किसी थर्ड पर्सन ने केस फाइल करा और बी ने कोर्ट में जाके कुछ फ़ी भी पे करी, तो वो जो कॉस्ट उसे बियर करनी पड़ी लीगल एक्सपेंसेस, वो भी वो रिकवर करवा सकता है। राइट टू रिकवर सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज, इफ इंडेमनिटी होल्डर सेटल्स डिस्प्यूट ऑनेस्टली एंड प्रूडेंटली अमाउंट कैन बी रिकवर्ड। अगर वो अपने डिस्प्यूट को ऑनेस्टली या फिर प्रूडेंटली सेटल करवा देता है, मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ करवा देता है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब हम दूसरे बंदे को कहते हैं कि तू कुछ पैसे ले ले और अपना केस वापस ले ले, तो उस केस में भी वो ये चीज़ इंडेमनीफायर से रिकवर करवा सकता है। बी सेटल्स केस आउटसाइड कोर्ट टू अवॉइड बिगर लॉस, बी ने सेटल कर दिया केस को कोर्ट के बाहर ही ताकि बड़ा घाटा ना हो। ही मे रिकवर अमाउंट फ्रॉम इंडेमनीफायर, और ये पैसा वो इंडेमनीफायर से रिकवर करवा सकता है। अब हम देखेंगे राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी के क्या राइट्स हैं प्रिंसिपल डेटर्स के अगेंस्ट। सो आफ्टर पेइंग क्रेडिटर को पे करने के बाद, मतलब डिफ़ॉल्ट हो गया, ए और बी ने, ए ने बी को पैसे दिए थे और सी ने श्योरिटी दी थी। बी ए को पैसे नहीं दे पाया तो सी ने ए को पैसे दे दी। अब सी जो श्योरिटी है उसका क्या हक है बी के लिए, प्रिंसिपल डेटर के लिए, द वन हु हैज़ टेकन द लोन। आफ्टर पेइंग क्रेडिटर श्योरिटी गेट्स राइट अगेंस्ट डेटर, और वो क्या राइट है, राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट टू इंडेमनिटी। ठीक है, ये 2 राइट्स हम पढ़ेंगे कि डेटर के अगेंस्ट हमारे श्योरिटी का क्या राइट है। राइट ऑफ सब्रोगेशन हमें मिलता है सेक्शन 140 के अंदर। आफ्टर पेइंग डेट श्योरिटी स्टेप्स इनटू शूज़ ऑफ क्रेडिटर, जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर के शूज़ में स्टेप आउट हो जाता है, मीन्स जो भी राइट्स क्रेडिटर के थे अब वो श्योरिटी के हो जाएंगे, जिसे हम राइट ऑफ सब्रोगेशन बोलते हैं। गेट ऑल द राइट्स द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, उसके पास वो सारे राइट्स आ जाते हैं जो क्रेडिटर के पास कभी थे प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट। सिंपल मीनिंग ये है, श्योरिटी बिकम्स लाइक अ क्रेडिटर आफ्टर पेमेंट। पेमेंट कर जाने के बाद जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर की तरह बन जाता है। मान लो ए ने लोन लिया था बैंक से और बी ने श्योरिटी दी थी, अब ए फेल कर दिया पे करने से तो बी ने बैंक को पे कर दिया। अब जो बी है वो रिकवर करवा सकता है अपने पैसे को ए से एज अ क्रेडिटर। राइट टू इंडेमनिटी, ये हमें सेक्शन 145 में मिलता है। प्रिंसिपल डेटर मस्ट कॉम्पनसेट श्योरिटी फॉर पेमेंट्स मेड लॉफुली। प्रिंसिपल डेटर यानी जिससे पैसे लिए थे
उसे श्योरिटी को कंपनसेट करना पड़ेगा सभी पेमेंट्स के लिए जो लॉफुली उसने करी हैं। एग्जाम्पल है, बी पेज 50,000 टू क्रेडिटर ऑन बिहाफ ऑफ ए। बी ने 50,000 दे दिए ए के बिहाफ पे क्रेडिटर को, यानी क्रेडिटर से तो ए का छुटकारा हो गया, लेकिन अब बी ने ए से पहले लेने हैं, ए से पैसे लेने हैं। बी कैन रिकवर 50,000 फ्रॉम ए, तो ये इंडेमनिटी, उसका जो लॉस रिकवर करवाने का जिम्मा है वो उसके पास हक है डेटर से लेने का। सो डेटर के अगेंस्ट दो राइट है, राइट ऑफ सब्रोगेशन, सारे राइट्स क्रेडिटर के उसके पास आ जाते, स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर श्योरिटी। और दूसरा है राइट ऑफ इंडेमनिटी, यानी जो उसने पेमेंट करी है वो सारी रिकवर करवा सकता है डेटर से। अब क्या राइट है श्योरिटी के क्रेडिटर के अगेंस्ट? राइट टू सिक्योरिटीज़, राइट टू शेयर रिडक्शन। दो राइट्स हम इसमें पढ़ेंगे। पहला है सेक्शन 141 में आपको मिलेगा, श्योरिटी गेट्स बेनिफिट ऑफ ऑल सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर के पास जितनी भी सिक्योरिटीज़ रखी गई थी प्रिंसिपल डेटर की, उन सब के ऊपर किसका हक आ जाता है? श्योरिटी का। तो ये क्रेडिटर का हक, क्रेडिटर की जो सिक्योरिटीज़ का हक था वो किसे मिल गया? श्योरिटी को मिल गया। एग्जाम्पल है, बैंक हैज़ डेटर्स कार एज सिक्योरिटी। अगर बैंक को श्योरिटी ने पे कर दिया सो ही कैन यूज़ दैट सिक्योरिटी, वो अपने पैसे को रिकवर करवा सकता है उस सिक्योरिटी से वो सेल आउट करके। राइट्स टू शेयर रिडक्शन, इफ़ क्रेडिटर लूजेज सिक्योरिटी केयरलेसली। अगर मान लो क्रेडिटर के हाथ से सिक्योरिटी ही चली गई, श्योरिटीज़ लायबिलिटी रिड्यूसेस अकॉर्डिंगली, तो जो श्योरिटी की लायबिलिटी है ना वो भी रिड्यूस हो जाएगी कि देख तेरे पास सिक्योरिटी नहीं रही, तू खुद पैसे रिकवर ही नहीं करवा सकता, तो मैं तेरे पैसे सारे क्यों दूँ, तो उसको वो थोड़ा कम करके देता है। राइट टू शेयर रिडक्शन। तो ये दो पॉइंट्स हमने पढ़ेंगे श्योरिटी के राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर। एक तो सिक्योरिटीज़ वाला पॉइंट, दैट वाज राइट टू सिक्योरिटीज़, नेक्स्ट है राइट एंड शेयर रिडक्शन। अब हम देखेंगे श्योरिटी के राइट्स को श्योरिटीज़ को लेके। को श्योरिटीज़ का मतलब होता है जो सेम ही डेट के लिए मल्टीपल बहुत सारे श्योरिटीज़ हमने रखी होती है। मान लो ए ने बी से पैसे लिए, बी को पैसे मिलने के लिए ना XYZ तीन लोगों ने श्योरिटी दी, तीन लोगों ने गारंटी दी कि बी ए को पैसे देगा। राइट टू कॉन्ट्रीब्यूशन, लायबिलिटी इन डिफरेंट अमाउंट्स। ठीक है, ये दो राइट्स हम पढ़ेंगे। राइट टू कॉन्ट्रीब्यूशन, ईच को श्योरिटी मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली। हर को श्योरिटी को इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, XYZ को इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बी की लायबिलिटी को पे आउट करने के लिए। ABC आर श्योरिटीज़ फॉर 90,000। इफ़ ए पेज अमाउंट होल अमाउंट, अगर ए ने सारी अमाउंट दे दी 90,000 दे दी है एज अ श्योरिटी, तो बी को उसे 30,000 और सी को उसे 30,000 देने पड़ेंगे क्योंकि इक्वली डिवाइड करना है। तो ये वो दोनों ए को दे देंगे जो जिसने सारी लायबिलिटी को पे आउट करा है। लायबिलिटी इन डिफरेंट अमाउंट्स, इफ़ को श्योरिटीज़ गारंटी डिफरेंट अमाउंट्स। अगर को श्योरिटीज़ ने डिफरेंट अमाउंट्स गारंटी की थी कि मैं इतनी अमाउंट की गारंटी लेता हूँ, मैं इतनी अमाउंट की गारंटी लेता हूँ, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ प्रोपोर्शनेट। एग्जांपल है, अगर ए ने 50,000 की गारंटी ली थी, बी गारंटी 30,000 और टोटल डेट निकल के आया 60,000, तो इस केस में ये 5:3 में ए और बी कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी अकॉर्डिंग टू द लिमिट। सो श्योरिटी की राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटी यही है, राइट टू कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटी इन डिफरेंट अमाउंट्स। नेक्स्ट वी विल डू नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज़ लायबिलिटी। अब श्योरिटी की लायबिलिटी की क्या नेचर है ये हमें सेक्शन 128 में दिखेगा। द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव है प्रिंसिपल डेटर के साथ। मीन्स प्रिंसिपल डेटर अगर नहीं पे कर पाएगा तभी उसकी लायबिलिटी अराइज होगी, वरना नहीं होगी। मीनिंग ऑफ को एक्सटेंसिव लायबिलिटी का यहाँ पे ये है, श्योरिटी इज लायबल टू सेम एक्सटेंस एज प्रिंसिपल डेटर। सेम ही एक्सटेंट, सेम ही अमाउंट, सेम ही वैल्यू पर वो लायबल होगा जो प्रिंसिपल डेटर था। क्रेडिटर में डायरेक्टली स्यू श्योरिटी विदाउट स्यूइंग डेटर फर्स्ट। जो क्रेडिटर है ना जिसने लोन दिया था वो सबसे पहले श्योरिटी को भी केस उसके ऊपर फाइल कर सकता है बजाय डेटर के ऊपर, क्योंकि उसी की गारंटी के बिहाफ पे उसने डेटर को पैसे दिए थे। अब श्योरिटी के लायबिलिटी के कुछ फीचर्स हैं, इक्वल टू प्रिंसिपल डेटर, इमीडिएट लायबिलिटी, सेकेंडरी लायबिलिटी में भी लिमिटेड, लायबिलिटी कॉन्टिन्यूस अंटिल डेट इज पेड। अब इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। इक्वल टू प्रिंसिपल डेटर, इसकी लायबिलिटी एक्सटेंसिव है, को एक्सटेंसिव है, जैसे हमने पढ़ा, बिल्कुल इक्वल है प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी से। श्योरिटीज लायबिलिटी जनरली इक्वल्स टू डेटर्स लायबिलिटी। नेक्स्ट है इमीडिएट लायबिलिटी, क्रेडिटर कैन डायरेक्टली प्रोसीड अगेंस्ट श्योरिटी। जो क्रेडिटर है वो सीधा ही श्योरिटी के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकता है। सो ये हमने फीचर्स करे श्योरिटी के लायबिलिटी के, कि जो श्योरिटी है ना
तो ये हमने पॉइंट्स करे श्योरिटी के लायबिलिटी के फीचर्स। जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी के बिल्कुल इक्वल है और इमीडिएट लायबिलिटी है, क्रेडिटर डायरेक्टली श्योरिटी से पैसे मांग सकता है। सेकेंडरी लायबिलिटी, श्योरिटी बिकम लायबल ओनली आफ्टर डिफ़ॉल्ट। कई बार तो इमीडिएट लायबिलिटी हो जाती है, कई बार सेकेंडरी लायबिलिटी हो जाती है कि जब डिफ़ॉल्ट होगा तब श्योरिटी से मांगी जाएगी। लायबिलिटी में भी लिमिटेड, जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। श्योरिटी में फिक्स मैक्सिमम लिमिट, श्योरिटी ने पहले से ही कोई मैक्सिमम लिमिट फिट की होगी, सेट की होगी कि मैं इतने ही पैसे दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। एग्जांपल है श्योरिटी में गारंटी ओनली 20,000, 50,000 का लोन मिला और 20,000 की गारंटी दी उसने। लायबिलिटी कंटिन्यूस अंटिल डेट इज़ पेड, लायबिलिटी तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक पैसा नहीं पे किया जाता। श्योरिटी रिमेन्स लायबल अंटिल ऑब्लिगेशन इज डिस्चार्ज, श्योरिटी तब तक लायबल रहता है जब तक ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज नहीं हो जाती फुल फ्लेज, चाहे वो श्योरिटी दे दे चाहे वो डेटर दे दे। अब क्या एग्जांपल है श्योरिटी की लायबिलिटी के नेचर के कुछ समझते वक्त। ए टेक्स लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम बैंक, बी बिकम्स श्योरिटी, ए ने बैंक से 1 लाख का लोन लिया और बी श्योरिटी बनी। अब ए रीपे करने से फेल हो गया, बैंक डायरेक्टली बी से रिकवर कर सकता है। बी कांट इंसिस्ट बैंक फर्स्ट स्यू ए, जो बी है ना वो बैंक को ये नहीं इंसिस्ट कर सकता कि आप पहले ए के ऊपर केस फाइल करो, उसको स्यू करो, ना कि मुझे। बैंक डायरेक्टली उसको स्यू कर सकता है या फिर उससे ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करवा सकता है। हम डिफरेंस देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है सेक्शन 124, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है सेक्शन 126। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हम कॉम्पनसेट लॉस कॉम्पनसेट करने का प्रॉमिस करते हैं और गारंटी में हम प्रॉमिस करते हैं कि लायबिलिटी को डिस्चार्ज करवाया जाएगा जो थर्ड पर्सन से ली गई है। 2 पार्टीज होती हैं, 3 पार्टीज होती हैं। इसमें जो इंडेमनीफायर है यानी जो प्रॉमिस करता है, द वन हु मेक्स प्रॉमिस, द वन हु प्रोटेक्ट्स द अदर, उसकी प्राइमरी लायबिलिटी होती है। वेयर श्योरिटी में सेकेंडरी लायबिलिटी होती है। द लायबिलिटी ओनली अराइजेज इन द केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द डेटर। इंडेमनिटी में प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस, लॉस से प्रोटेक्शन करवाने का पर्पस होता है। गारंटी में सिक्योरिटी फॉर डेट, डेट के लिए एज अ सिक्योरिटी काम करते हैं, एज अ श्योरिटी काम करते हैं हम। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं क्योंकि 3 पार्टीज होती हैं। एग्जाम्पल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एग्जाम्पल है बैंक लोन गारंटी। एग्जिस्टेंस ऑफ डेट, कि जो डेट है क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्या उसकी एग्जिस्टेंस प्रेजेंट है। तो इंडेमनिटी में इनिशियल स्टेज के ऊपर कोई डेट नहीं होता, बाद में फिर चाहे केसेस में आ जाए। लेकिन गारंटी में हमेशा डेट एग्जिस्ट करता है, डेट होना ज़रूरी है तभी वो चीज़ गारंटी कहलाती है। लायबिलिटी अराइजेज ऑन हैपनिंग ऑफ लॉस, लायबिलिटी कब अराइज होगी जब लॉस होगा। लायबिलिटी तब अराइज होगी गारंटी में जब डेटर का डिफॉल्ट होगा। पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व होती हैं इंडेमनिटी में, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर, जिसे हम इंडेमनीफाइड भी बोलते हैं। और गारंटी में क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर जिसे हम डेटर भी बोल सकते हैं, और श्योरिटी। नेचर इंडिपेंडेंट लायबिलिटी होती है, मीन्स किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये नहीं कि अगर कोई पे करेगा तो कोई नहीं पे करेगा फिर अराइज होगी, नहीं, अगर लॉस हुआ तो वो होगा, इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे लायबिलिटी कोलैटरल है, सेकेंडरी है, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट कह लो। अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमारे यहाँ पर आए हैं वो है इंडेमनिटी का 124, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, कि इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट्स है जब उसके ऊपर कोई केस फाइल, जब व्हेन इंडेमनिटी होल्डर इज स्यूड, वो सेक्शन 125 में है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 126 में। बाकी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये तो सीरियल ऑर्डर में थे 124, 125, 126, ये तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, बाकी आई विल नॉट सजेस्ट। बाकी यू कैन रीड फ्रॉम हियर, इफ़ यू कैन लर्न इट इज़ वेल एंड गुड। और इंडेमनिटी में ना 2 पार्टीज़ होती हैं, कंपनसेशन की दी जाती है लॉस के लिए, कंपनसेशन फॉर लॉस। इंडेमनीफायर प्रोटेक्ट्स इंडेमनिटी होल्डर, एग्जाम्पल है इंश्योरेंस क्लेम या फिर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है। गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, श्योरिटी गारंटीज डेटर्स पेमेंट, लायबिलिटी अराइजेज ऑन डिफॉल्ट, एग्जाम्पल है बैंक लोन। राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट डेटर, डेटर के अगेंस्ट क्या राइट है, डेटर मतलब जो पैसा लेता है उससे जो श्योरिटी है क्या क्या चीज़ें डिमांड कर सकती है। सब्रोगेशन, सबसे पहले तो उसे वो सारे राइट्स मिल जाते हैं जो कि एक क्रेडिटर की हैं। ही स्टेप्स इनटू द शूज़ ऑफ क्रेडिटर आफ्टर द पेमेंट ऑफ लोन टू द क्रेडिटर। इंडेमनिटी, जितना पैसा उसने दिया होता है वो सारा रिकवर करवा सकता है वो डेटर से। अगेंस्ट क्रेडिटर सिक्योरिटीज़, वो सारी सिक्योरिटीज़ के ऊपर राइट ले सकते हैं, राइट अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, जितनी भी सिक्योरिटीज़ क्रेडिटर के पास थी वो सारी उसे मिल जाएंगी। और रिडक्शन इन द पेमेंट, अगर क्रेडिटर से कोई सिक्योरिटी लूज़ हो गई है तो वो अपने पेमेंट में रिडक्शन भी करवा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ ही नहीं अगर संभाली गई तो फिर क्रेडिटर को सिक्योरिटीज़ का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं। फिर अगर उसे सिक्योरिटी से नहीं ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा फिर मैं क्यों उसे फुल फ्लैज पेमेंट दूँ एज ए श्योरिटी, मैं भी उसे कम दूंगा।
अगेंस्ट क्योर श्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल रखनी है और कई बार प्रोपोर्शनेट फॉर्म में भी मांग ली जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन ये है, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज़ को एक्सटेंसिव विथ प्रिंसिपल डेटर, वो बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सेम है, जो कि प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी है बिल्कुल एज इट इज़ श्योरिटी की लाइबिलिटी भी होती है। एक कंबाइंड प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे कि ए ने 2 लाख का लोन लिया बैंक से, बी यहाँ पर श्योरिटी थी। बैंक ऑल्सो कीप्स एज गोल्ड एज सिक्योरिटी, बैंक के पास ना ए का कुछ गोल्ड भी था। अब ए तो फेल हो गया पे करने से, तो बी ने बैंक को वो पे करा। अब जो बी है ना वो सारी अमाउंट तो रिकवर करवा सकता है ए से, साथ ही साथ जो गोल्ड की सिक्योरिटी है वो उससे भी बेनिफिट लेगा। और इफ़ अनदर को सिक्योरिटी एग्जिस्ट बी कैन डिमांड कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर कोई और भी को श्योरिटी था वहाँ पर उनके साथ, तो बी उससे भी इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन मांगेगा। और श्योरिटी के पास ना राइट ऑफ इंडेमनिटी भी आ जाता है, मीन्स पूरी फुल फ्लैज अमाउंट रिकवर करवाने का हक भी आ जाता है, और सिक्योरिटीज़ का हक भी एक ही समय पर आ सकता है, मीन्स वो दोनों चीज़ों को एंजॉय कर सकता है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड फर्दर वीडियोज़ में और भी चैप्टर्स की वन शॉट वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।